26 नवंबर को सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को रिहा कर दिया जाता है। मुकम्मल खामोशी हो जाती है और 100 दिन के बाद फाइनली 7 दिसंबर 2025 को डकी भाई का व्लॉग आता है। और ये व्लॉग लिटरली देखने से ताल्लुक रखता है क्योंकि इस व्लॉग में डकी भाई ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। दिस इज सच एन इमोशनल व्लॉग टू सी, क्योंकि ये व्लॉग आपको बताता है कि कैसे एक फैमिली 100 दिन के कर्ब से गुजरती है, कैसे उसे इमोशनली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है, कैसे एक टॉल से गुजरती है और कैसे एक औरत अपने शौहर के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है इस मुश्किल वक्त में, और कैसे इस सिस्टम के रखवाले इसी सिस्टम में रहते हुए एक इंसान को एक्सटॉर्ट करते हैं, और कैसे फाइनली जो डकी भाई ने नाम लिया, कैसे बिग ब्रदर इस फाइनली फैमिली को रेस्क्यू करता है। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अब इन्होंने मुल्क जा रहा था। NCCIA लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डकी भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, मुद्दाहों के लिए बुरी खबर। डकी भाई डकी भाई के अरेस्ट की कहानी पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर के अरेस्ट की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे पाकिस्तान का वो कानून जो 19वीं सदी के लिए बना था, कैसे वो कानून आज 21वीं सदी की डिजिटल इकोनॉमी को समझने से कासिर है। मुझे जाती तौर पर फैमिली व्लॉगिंग पसंद नहीं है जो डकी भाई का कंटेंट होता है, बट दैट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, दैट्स माय पर्सनल टेस्ट। लेकिन क्या किसी और चीज को पसंद करना या किसी फैमिली व्लॉगिंग को पसंद ना करना रीजन इनफ है कि डकी भाई को क्रिमिनल भी कह दिया जाए? हरगिज नहीं। तो सवाल आज बनता है कि डकी भाई फिर एक क्रिमिनल है या फिर डकी भाई इस पूरे सिस्टम की कैजुअलिटी? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अगस्त सन 2025 को डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, उस वक्त के जब वो अपनी वाइफ के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल करने लगा होता है। NCCIA की टीम ऐसे छापा मारती है, ऐसे गिरफ्तार करती है कि जैसे किसी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर डकी भाई को दे दिया जाता है NCCIA की हिरासत में, 2 बार बेल रिजेक्ट होती है और फाइनली लाहौर हाई कोर्ट 10 लाख की सिक्योरिटी बॉन्ड के एवज 25 नवंबर को रिहा कर देती है। अब सवाल यह है कि डकी भाई का कसूर है क्या? डकी भाई का कसूर है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड पेका 2016 सेक्शन 13 और 14, 25 और 26 और PPC 420/294B। ये आर्टिकल्स, क्लॉजेस और सेक्शंस ये कहते हैं कि डकी भाई का कसूर ये है कि गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट किया गया है जिसके बदले में मिलियंस ने अपना पैसा खोया है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है कि कुछ चीजें दीन में यानी शरई कानून के मुताबिक होती हैं और कुछ चीजें कानून के मुताबिक होती हैं। अगर कानून में कुछ चीजें मौजूद हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो शरई भी हैं, और हर वो चीज जो शरीयत में है लाजमी नहीं है कि वो कानून का भी हिस्सा हो। पाकिस्तान के कानून में ऐसी बेशुमार चीजें हैं कि जो शरई नहीं है लेकिन फिर भी कानून का हिस्सा है, थैंक्स टू द ब्रिटिश राज। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, हम दीन की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर कानून की बात कर रहे हैं। तो कानून ये कहता है, द लॉ ऑफ द लैंड है कि गैम्बलिंग इलीगल है, लेकिन जब गैम्बलिंग की प्रमोशन की बात आती है तो वहां पर लेकूनास मौजूद हैं कि गैम्बलिंग को प्रमोट किया गया है। डिजिटल इकोनॉमी जिस तरीके से चलती है, अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो यहां पर प्रमोशन का मतलब पैसा इकट्ठा करना हरगिज नहीं है। और जिन ऐप का इल्जाम डकी के ऊपर है, ये तो वही ऐप्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग की, हमारे गवर्नमेंट की, हमारी एस्टैब्लिशमेंट की, हमारे मुल्क की पहचान है, PSL, और उस PSL के स्पॉन्सर्स भी हैं। तो कैसे कॉर्पोरेट एंटिटीज को फ्री हैंड दे दिया जाता है और मिडिल क्लास से उठकर आने वाला एक ऐसा यूट्यूबर जो चाहे फैमिली व्लॉगिंग करता हो उसे पकड़कर रगड़ दिया जाता है। डकी भाई के सारे सिनेरियो को आप बड़े अच्छे से जानते हैं, बट लेट मी रेज 3 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो इस पूरे फियास्को को समझने के लिए आपके लिए जरूरी हैं। पहला पॉइंट ये कि डकी ने जिन ऐप को प्रमोट किया उनमें बाइनोमो, 1xBet, Bet365 शामिल है और इनको प्रमोट किया डकी ने अपनी वीडियोस के थ्रू। अगर प्रमोट करना इलीगल होता तो क्यों स्टेट एंटिटीज भी इसमें शामिल होती? अगर आप
पीएसएल को उठाकर देखें तो आपको न सिर्फ स्पॉन्सर्स में वो नजर आएंगे, सीने के ऊपर उनके लोगोज नजर आएंगे, कमर के ऊपर उनके लोगोज नजर आएंगे। अगर इलीगल होता तो कराची किंग्स क्यों पार्टनर करता 1xBet के साथ, जो कि खुद सरोगेट है 1xBet की? अगर ऐसा होता तो लाहौर कलंदर्स मेलबेट के साथ क्यों पार्टनर करता और कोयटा ग्लैडिएटर्स MCW स्पोर्ट्स के साथ क्यों पार्टनर करता, जो कैसीनो MCW का हिस्सा है? और इनके रेफरेंसेस और लिंक्स नीचे आपको दे रहा हूं। अलॉन्ग विद दैट, फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन राशिद लतीफ ने इस पर बहुत बड़ा सवाल पहले ही उठाया था कि पीएसएल को क्या जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर कैसीनो के और गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट करे और उनके साथ पार्टनर करे। इसके बगैर भी निजाम बड़े अच्छे से चल रहा है। इसी तरह का एक सिनारियो वसीम अकरम के साथ भी हुआ कि जब स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने बाजी ऐप को प्रमोट किया, विच इज अ बेटिंग ऐप, और वसीम अकरम ने कहा कि जॉइन मी हियर टू विन लाइक अ किंग, जिसके ऊपर एनसीसीआईए के डायरेक्टर से जब सवाल हुआ तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिस इज आउटसाइड माय जुरिस्डिक्शन। तो सवाल ये कि अगर इंटरनेशनल एप्स एनसीसीआईए के जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं तो फिर डकी का कंटेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर कैसे आ गया? ये सवाल जब तक आप नहीं पूछेंगे आपको जवाब नहीं मिलेंगे। मसला ये है कि हम ये लकूनास खुद छोड़ते हैं अपने कानून के अंदर ताकि कोई ना कोई प्लेयर कहीं ना कहीं ऑपरेट कर ले। अगर लॉ की डेफिनेशन एक इंसान बैठकर बनाएगा तो वो ये लकूनास छोड़ेगा। और पाकिस्तान का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप बेहतर जानते हैं कि किसी भी मुल्क के कानून से कमजोर और कम इंप्लीमेंटेशन वाला कानून हमारा कानून है। मैं आपको कोट करता हूं, वेगास स्लॉट ऑनलाइन ने कोट किया है। वो कहते हैं कि पीएसएल टीम्स कंटिन्यू ऑपरेटिंग विद बेटिंग लिंक्ड स्पॉन्सर्स विद मिनिमल कॉन्सिक्वेंसेस। ये इंटरनेशनल कंपनीज भी जानती हैं कि अगर पाकिस्तान में ऑपरेट करोगे तो बगैर किसी खौफ के कर लो, क्योंकि यहां पकड़ने वाला कोई नहीं है। इन कॉर्पोरेट कंपनीज को कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन मिडिल क्लास से उठकर आने वाला एक ऐसा इंसान जिसको आज दुनिया जानती होगी, उसको पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके पीछे शायद बोलने वाला कोई नहीं। डकी ने कहा कि एनसीसीआईए के ऑफिशियल्स ने उसका फोन सीज कर लिया, बाइनेंस के अकाउंट ओपन करवाए गए, उसको बार बार मारा गया, उससे क्रिप्टो के वॉलेट्स को अनलॉक कराया गया और 9 करोड़ 20 लाख रुपए अननोन अकाउंट्स में शिफ्ट कर दिए गए। ये टेक जूस की रिपोर्ट है। अलॉन्ग विद दैट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून कहता है कि $3 लाख इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिए। डकी को इतना जोदोकोप किया गया। डॉन कहता है कि एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को उनकी सर्विसेज से सितंबर में हटा दिया गया और 28 अक्टूबर को 6 एनसीसीआईए के पर्सनल को अरेस्ट किया गया। और चार्जेस क्या हैं? चार्जेस हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड टेकिंग ब्राइब्स। डॉन रिपोर्ट करता है कि डकी भाई की बेगम अरूप जतोई ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए जो गलत तरीके से एनसीसीआईए ने इनसे एम्बेजल किए हैं, इस पर एफआईआर लॉन्च करती हैं। और डकी भाई ने खुद इस वीडियो में नाम लिया है बिग ब्रदर का कि कैसे प्रोबेबली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रेस्क्यू किया इन्हें और इनकी फैमिली को। तो यहां पर बहुत से सवाल बनते हैं, लेकिन जो 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, वो पहला सवाल यह है कि कानून इतना कमजोर क्यों है कि किसी बिग ब्रदर को या मिलिट्री इंटेलिजेंस को प्रोबेबली इंटरवीन करना पड़ता है उस सिस्टम के लिए कि जिस सिस्टम के लिए जुडिशरी मौजूद है और पुलिस मौजूद है। और उससे बड़ा सवाल यह बनता है कि ये जितने इंकशाफात डकी भाई ने किए हैं, आर दे रियली बिलीवेबल? डकी ने जो इंकशाफात किए, अगर आप मुझसे पूछें आर दे रियली बिलीवेबल, मैं जाती तौर पर ही समझता हूं आई थिंक वट एवर ही सेइंग इज ट्रू। उसकी वजह यह कि उस आदमी की आवाज में एक सच्चाई आपको फील होती है जब उसने ये व्लॉग बनाया। और उसकी वजह यह कि आप आमतौर पर देखें कि जिस सिचुएशन से डकी गुजरा है वो सिचुएशन ऐसी नहीं है जिससे आप और मैं या डकी कोई डेली बेसिस पर गुजरते हैं। दिस इज अ ट्रॉमा सिचुएशन। और जब ट्रॉमा जिंदगी में आता है ना, तो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये तीनों मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। किसी का एक मैकेनिज्म चलता है, किसी का एक भी नहीं चलता। और वहां पर जो आम इंसान होता है, वो आम इंसान क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैं जितनी जल्दी कॉपरेट कर दूं उतनी जल्दी मेरी जान बख्शवाई हो जाएगी, मैं बरी जिम्मा हो जाऊंगा। हो सकता है इनको कोई कंफ्यूजन हुई हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। डकी ने अपने व्लॉग में कहा है कि मैंने 23 मिनट में उनको सारे पासवर्ड दे दिए, अकाउंट्स के एक्सेस दे दिए, जो उसके पास था वो क्रेडेंशियल्स उसने हैंड ओवर कर दिए। आई टोटली एग्री विद हिम एंड आई टोटली ट्रस्ट हिम ऑन दैट कि ये बात जो वो कह रहा है ये 100% ऐसा ही हुआ होगा। अगेन, प्रूव करना मेरा काम नहीं है, यह कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि एनसीसीआईए तो बहुत दूर की बात है।
इलाके का थानेदार आ जाए ना तो एक आम आदमी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने कभी देखा है, आप सड़क पे सारा दिन गाड़ी चलाते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन जब कभी एक्सीडेंट हो जाए और दूसरी तरफ से जो इंसान हो वो बहुत बढ़-बढ़ कर बड़ी-बड़ी सलावातें सुना रहा हो, बातें सुना रहा हो, गालियां दे रहा हो, तो एक मिनट के लिए ना आप भी ट्रॉमा की सिचुएशन में होते हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, बिकॉज दैट इज एन अनएक्सेप्टेड, बिकॉज दैट इज अ यूनिक सिचुएशन, जिस सिचुएशन के लिए आपका दिल और दिमाग तैयार नहीं होते। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अहम पॉइंट की कि ये जो पैका का कानून है, ये कानून बनाया किस लिए गया था और इस कानून के लेकुनास क्या कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो पैका का काम था साइबर क्राइम को रोकना, लेकिन ये हर इन्फ्लुएंसर, हर जर्नलिस्ट के लिए मुसीबत बन चुका है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात लीगल स्कॉलर्स कहते हैं कि पैका के कानून के अंदर वायलेशंस हैं। आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 खुद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये राइट ही नहीं देते आपको ड्यू प्रोसेस में, प्राइवेसी के खिलाफ है और फ्री स्पीच के खिलाफ है। यानी अगर आप पैका पे चलेंगे तो आप एंटी प्राइवेसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एंटी इंटरनेट एक्टिविटीज कर रहे हैं। 2024 के अंदर 1,60,000 साइबर क्राइम्स रिपोर्ट हुए, जिसमें से 60% 60% ऐसे हैं जिनको सॉल्व नहीं किया गया, और ये वॉइस ऑफ वियना ने रिपोर्ट किया है। अरब न्यूज कहता है कि फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पैका पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक टूल बन गया है कि जिसके जरिए अथॉरिटीज आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2025 में पैका के तहत 4 नई इन्फोर्समेंट बॉडीज बना दी गई, और जैसे ये कानून पास किया गया, स्टेक होल्डर से मशवरा भी नहीं किया गया, क्विकली कानून बना दिया गया। अब ये सब बातें आपको क्या पैगाम देती हैं? देखो, डकी के इस पूरे फियास्को से 3 बातें जो क्विकली समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि कानून को आज लूप होल बंद करने की जरूरत है। क्या सिर्फ बेटिंग की ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रमोट नहीं कर सकते? और अगर प्रमोट नहीं कर सकते तो लीगली इस लेकुना को बंद किया जाए। मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि गैम्बलिंग की ऐप को प्रमोट करने की आजादी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कानून को, इस लूप होल को क्लोज करना, बंद करना वो जरूरी है और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर डकी ने ऐसी गैम्बलिंग की ऐप को प्रमोट किया तो उसने कौम से माफी भी मांगी। इस सारे सिनेरियो पे माफी बनती है, इस पर वीडियो का डिलीट करना बनता है, इस पर जुर्माना बनता है, इस पर सजा नहीं बनती है, इस पर टॉर्चर नहीं बनता है, इस पर हाथ उठाना नहीं बनता, इस पर फैमिली को एक कर्ब से गुजारना नहीं बनता। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आज पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर आप ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आप पैका के कानून को डिस्प्यूटेड बना देंगे और नतीजा क्या निकलेगा? इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। हर टैलेंटेड इंसान, हर वो आदमी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रखता है, वो ये सोचेगा कि जिस मुल्क का टॉप यूट्यूबर, नंबर 1 यूट्यूबर, अब नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, अगर टॉप यूट्यूबर सेफ नहीं है तो उस मुल्क में कोई भी सेफ नहीं है। और ऐसे में आपके मुल्क का ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता।